एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बताने वाली हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी साल इंग्लिश नहीं पढ़ते। ऑल्दो इट्स नॉट राइट, बट क्या करें, तुम लोग मानोगे ही नहीं कितना भी तुम्हें समझाएं। बट अभी बात है एग्जाम आने वाले हैं, है ना। फरवरी में ऑलरेडी एग्जाम है, आपके पास में 2-3 महीने ही बचे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब आप फाइनली इंग्लिश पे फोकस करो। तो आज ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको लगता था कि इंग्लिश हम लास्ट में करेंगे। तो भाई अब क्या करें, एज अ टीचर मेरा काम है सारे तरीके के बच्चों को एंटरटेन करना। जो वो बच्चा जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, और जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, अब आप फाइनली पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कैसे पढ़ेंगे? मैम हमें इंग्लिश में कुछ नहीं पता, हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा पुअर हैं, हमें सिलेबस भी नहीं पता और कैसे शुरुआत करें वो भी समझ नहीं आ रहा। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस होने वाली है। एक रोड मैप, एक पाथ मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपको बेटा अपने इंग्लिश की जो शुरुआत है या जो तैयारी है वो उस तरीके से 2 से ढाई महीने में कंप्लीट करनी है। तो क्या करना चाहिए मैम अगर अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है? तो सबसे पहले बुक खोलो और बुक में देखो कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो अपना सिलेबस देखना है, राइट। एक बार आपने सिलेबस समझ लिया, अब सबसे पहली काम जो आप गलती करते हो ना बच्चों, सारे बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं कि हम लोग सीबीएसई के सैंपल पेपर, जो प्रैक्टिस सैंपल पेपर हमें दिए जाते हैं, उस पे फोकस ही नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। सीबीएसई के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए या आपके प्रैक्टिस सैंपल पेपर हो गए, दोनों को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केवीएस के सैंपल पेपर, एनवीएस के सैंपल पेपर, आपके प्री बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, इन सबको एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आ रहा है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कवर करना। तो आज मैं एज अ स्टूडेंट, अगर मैंने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स सिलेबस आपको पता होगा क्योंकि आप लोग प्री बोर्ड और बोर्ड देखे मतलब अपने जो टर्म मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं तो वो देकर आ रहे हैं, तो आपको सिलेबस तो पता ही है। एनीवे देख लेना एक बार सिलेबस, उसके बाद में सबसे पहले सीबीएसई का पेपर खोलो, प्रीवियस ईयर पेपर खोलो और सैंपल पेपर जो सीबीएसई देते हैं ना वो खोलो। तो 23-4 का ऑलरेडी एक सैंपल पेपर आ चुका है, 2 आ चुके हैं। आप दोनों को अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो उनको कि किस तरीके का फॉर्मेट पेपर में आने वाला है, ग्रामर का वैल्यू क्या है, ग्रामर कितने लेवल की है, डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा तो और आगे बढ़ना है, कर पा रहा हूँ तो ठीक है और आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर देख लेते हैं, लिटरेचर सेक्शन में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन से 2 चैप्टर लिए गए और उसका लेवल क्या था, क्या मैं वो क्वेश्चन समझ पाया, मेरे लिए इजी था या टफ था। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके अंदर जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या मैं उनको समझ पा रहा हूं, या मुझे टोन बनानी आती है, एनालॉजी बतानी आती है, मुझे राइटर अगर मूड पूछ लेगा पोम का मुझे पता है, सारी पोएटिक डिवाइसेस मुझे आती है या नहीं आती है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगी। जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा होगा, एक लाइन दे दी पोम की, 4 लाइनें दे दी, आपसे पूछा बताओ पोएट का मूड कैसा है, ओ भाई मैं कैसे करूं उसको सॉल्व, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप चाहते हैं एग्जाम में आपके साथ धप्पा हो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखें, इसीलिए पहले से ही थोड़ा सा देख लो। सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम एज अ स्टूडेंट, अगर मैंने इंग्लिश को नहीं किया है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने सैंपल पेपर खोलूंगी सीबीएसई ने जो मुझे फ्री में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके उसके ये कंपनी के वो कंपनी के सैंपल पेपर्स को लेने से पहले मुझे सीबीएसई के करना जरूरी है। क्या मैंने वो कर लिए हैं? अगर वो हो गए फिर आप खरीदो और बाकी के, ठीक। तो पहले मुझे क्या करना है, फ्री में जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है, फ्री में सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, फ्री में बोर्ड एग्जाम के पेपर अपने फ्रेंड्स से इधर उधर से स्कूल्स के मिल जाए वो पेपर, केवीएस के पेपर, केंद्रीय विद्यालय के पेपर मुझे सॉल्व करने हैं, एनवीएस के अगर मुझे मिल जाए तो और भी बढ़िया, वो भी मुझे सॉल्व करना है। आप ऑनलाइन जाएंगे, बहुत सारे स्कूल हैं, खितान पब्लिक, बीपीएससी अपने पेपर ना ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो आप इनको पढ़ लो, देखो किस तरीके का लेवल आ रहा है प्री बोर्ड का और बोर्ड का, है ना। तो इतना हमने कर लिया, ठीक। इसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला नंबर हमने क्या किया, सारा सैंपल पेपर देख लिया कि हमें किस तरीके से करना है। फिर हमें अपना सिलेबस एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली मुझे कितने दिनों में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, आपके सिलेबस का पार्ट बता दूंगी कि आपके पास में क्या क्या है। देखो लिटरेचर के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें बच्चों, फर्स्ट टाइप में आपके पास में 9 चैप्टर है, ठीक है। अभी कभी अपनी बुक खोलो, इंडेक्स देखो, आपको पता चल जाएगा 9 चैप्टर्स आर इन फर्स्ट लाइफ। पोम हमारे पास में 10 हैं, क्योंकि जो पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसके बाद में 2 पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, फायर एंड आइस,
एंड डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो 2 वहां हो जाती है, बाकी हर चैप्टर के बाद एक एक पोम है, तो टोटल आपके 10 चैप्टर 10 पोम होनी चाहिए थी, बट बिकॉज यहाँ 2 पोम हो जाती है तो 9 चैप्टर 10 पोम आपके पास हो जाएंगी। उसके बाद में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपका जो दूसरा बुक है उसमें भी 9 चैप्टर है, 1 to 9 आपको कवर करने हैं। हेड ड्राइवर चैप्टर एग्जाम का पार्ट नहीं है इस बार, ओके, जो पिछले साल था इस साल नहीं है, तो आप पे अपडेटेड बुक होगी तो उसमें वो आपको नहीं दिखेगा। सो टोटल आपके 9 चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट में, 9 चैप्टर आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, और 10 आपके पास में पोम होगी। क्लियर हो गया लिटरेचर का सिलेबस? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक सेकंड पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सो व्हाट टू लर्न इन ईच चैप्टर। ठीक है, अब मैंने आपको लिटरेचर के जितने भी चैप्टर बताए हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप अ लेटर टू गॉड खोलें, या टाइम ऑफ सर्जरी खोलें, मिडनाइट विजिटर्स खोलें, थीफ स्टोरी खोलें, प्रपोजल चैप्टर खोलें, भोली चैप्टर खोलें, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर खोलें, विच विल दी ऑर्डर खोलें। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है? आप इतना टाइम आपके पास में है अगर कि आप चैप्टर पढ़ सके, तो इससे अच्छा बच्चों कुछ नहीं हो सकता। एक बार आपने चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, बट फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट रीड द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। अब इसमें 2 चीजें हैं जिसको आपको फोकस करना है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, रीड द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, ये हमको क्या करना है मैम? किसी भी यूट्यूब पे जाके हिंदी में स्टोरी पढ़ ले काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपको ये जो स्टोरी पढ़नी है बच्चों, ये इंग्लिश में ही पढ़नी है। देखो ध्यान दो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बोल रही हूँ, आपको समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप इस चैप्टर की स्टोरी को हिंदी में पढ़ेंगे तो आप सोचो, क्या आपको हिंदी में आंसर लिखने हैं बेटा? नहीं। और हम आंसर कैसे लिखते हैं? हमारे पास में जो स्किल्स है ना, उसमें से 2 इनपुट स्किल्स होती है, 2 आउटपुट होती है। जैसे कि रीडिंग करना इनपुट है, मैं जो भी रीड कर रही हूँ अपने माइंड में क्या कर रही हूँ, फीड करा रही हूँ अपने ब्रेन को, माइंड में चीजें इनपुट ले रही हूँ। अब मैंने हिंदी में सीखा, अब आउटपुट मुझे राइटिंग में देना है इंग्लिश में, तो हिंदी में सीख के इंग्लिश में मैं कैसे लिखूंगी? वो तो आप हो चाहे एक बहुत ही बड़ा टॉपर हो आपकी क्लास का, वो भी ये चीज नहीं कर सकता। आपको इनपुट अपना इंग्लिश में ही देना है, तो चाहे तो आप इसकी स्टोरी पढ़ें, चाहे तो आप इसकी थीम पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको आप इंग्लिश में पढ़ें। जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो फ्रेजेस जो आप पढ़ेंगे, जो वर्ड्स, जो वोकेबलरी आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करने का तरीका, एंडिंग का तरीका स्टोरी का जो आप पढ़ेंगे, वो आपको अगर इंग्लिश में आएगा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ के अपने माइंड को इंग्लिश में सिखाएंगे, तो इंग्लिश में जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही आंसर लिखोगे, हिंदी में तो नहीं पूछेंगे, तो आपको फायदा होगा। वो फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं अपना आंसर लिखने में। अब हिंदी में माइंड में समझ तो बहुत जल्दी आ गया, बट उसका कोई फायदा नहीं ना बेटा, आपसे कोई पूछेगा नहीं ना, बताओ अ लेटर टू गॉड में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगा, क्यों लगा? आप बोलोगे मुझे तो पोस्ट मास्टर लगा, क्योंकि उसने ना बिना किसी पर्सनल रिलेशनशिप के भी जो लेंचो था उसकी हेल्प करी। अच्छा, अब इसको इंग्लिश में लिख के बताओ। आप बोलोगे मैडम इंग्लिश में ना फ्रेजेस याद नहीं आ रहे, वो क्या याद नहीं आ रही, ग्रामर गड़बड़ हो जा रही है। तो आपने इंग्लिश में पढ़ना चाहिए था ना इस चीज को। इंग्लिश में पढ़ते तो माइंड इतना भी पागल नहीं है कि चीजें एब्जॉर्ब ना कर पाए। आप 10 बार किसी चीज को पढ़ोगे वो आधा उसको सीख जाएगा। गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हिंदी में चीजें पढ़ रहे हैं। कोई भी अच्छा सा फनी वाला चैनल खोल लिया, वहां पे वो मस्त अपनी स्लैंग लैंग्वेज में हिंदी में आपको स्टोरी समझा रहा है, आपको क्या लगता है आपने कर लिया चैप्टर? नहीं भाई, आपसे ऐसे पूछा ही नहीं जा रहा है। आप प्लीज किसी अच्छी सी वेबसाइट को खोलिए, या किसी ऐसे वीडियो को खोलिए जहां पे आपको इंग्लिश में यहाँ कंटेंट लिखा मिले और आपको टीचर पढ़ाए। बाइलिंगुअल पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे बिल्कुल इंग्लिश समझ ही नहीं आएगी, मैम आप बाइलिंगुअल पढ़ो। मैं अपने वीडियोस जो बनाती हूँ वो बाइलिंगुअल बनाती हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में। कंटेंट इंग्लिश में लिखा होता है, आपको मैं उसको इंग्लिश प्लस हिंदी में समझा देती हूँ, इजी हो जाता है आपके लिए। तो मान लो मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 का एक मैडम राइट्स द बस का चैप्टर अभी रह गया है, जिसका वीडियो मैंने आज रिकॉर्ड करके दिया है, तो आपको कल या आज शाम को वो मिल जाएगा। ठीक है, अब उस चैप्टर को आप यहाँ उसके क्वेश्चन आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने इंग्लिश में सारा क्वेश्चन का आंसर, थीम वीम सब लिखा हुआ है। आपको मैं बताऊं उसको कैसे रही हूँ, बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश में मिक्स करके। इजी हो गया ना आपको समझना, और कंटेंट का कंटेंट आपकी आंखों ने देख लिया, माइंड ने फीड कर लिया, अब आप जब लिखोगे तो आपके लिए फायदा होगा। सो रादर देन हिंदी में किसी स्टोरी को पढ़ने से, देखने से बेटर है आप इंग्लिश में पढ़ें और इंग्लिश में ही देखें। प्लीज ट्राई टू डू दिस, आपको खुद बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, एक बार तो मैंने मैम स्टोरी पढ़ ली इंग्लिश में, आपने बोला फिर मैं क्या करूं, हर चैप्टर में से आरटीसी पढ़ने है बेटा। अब आरटीसी कैसे करोगे? बहुत अच्छे लेवल का आरटीसी आ रहा है, 5 नंबर का आरटीसी आएगा, एक ही चैप्टर के अंदर से आएगा। अब वो चैप्टर लकी चैप्टर कौन सा है,
दोनों बुक्स में, वो डिपेंड करता है, आपके एग्जाम में आपको पता चलेगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम है इस चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना और उसकी एक एक लाइन को समझना। और जो मैंने आपको बोला ना, सीबीएसई के सैंपल पेपर आप देखो जाके और देखो कैसे आरटीसी आ रहे हैं। एवे ही नहीं आ रहा है, इसका राइटर बताओ, इसका कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर ही कौन था, शी कौन था, ऐसे नहीं आ रहे हैं भाई। चैप्टर में थीम पूछ लेंगे, क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे इवेंट्स की, है ना, राइटर का मूड कैसा था ये पूछ लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वोकैबुलरी तो ऑफ कोर्स पूछ ही सकते हैं। तो आप प्लीज कोशिश करें एक बार प्रीवियस पेपर या सैंपल पेपर में आरटीसी देख लें और प्लीज हर चैप्टर की आरटीसी की प्रैक्टिस जरूर कर लें। डन। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द कीवर्ड ऑफ द चैप्टर। हर चैप्टर के अंदर से मैं आपको कीवर्ड सिखाती हूँ। कितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं निधि मैम हमेशा चैप्टर के कीवर्ड्स पे फोकस करती है। अगर आपको ये कीवर्ड्स चैप्टर के आते हैं ना, तो आपके आंसर राइटिंग में आपको बहुत फायदा होता है। आप वही वर्ड्स एज इट इज लिखते हैं, टीचर कहती है वाओ पूरा चैप्टर बच्चा पढ़ के आया, भले ही आपने ना पढ़ा हो। कैसे करेंगे इसको, आने वाले सेशंस में मैं आप, क्योंकि देखो सिलेबस आपका पूरा हो गया है, अब कीवर्ड्स की बारी है। अब हम लोग कीवर्ड्स के चैप्टर लेके आएंगे, हर चैप्टर को कीवर्ड्स के वे में पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको समझाऊंगी कि बेटा ऐसे लिख, इसको ऐसे लिख, ये वाला कीवर्ड यहाँ यूज कर। जिस तरीके से आपको सारे चैप्टर क्या है बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और आपके कीवर्ड्स भी अंडरलाइन हो जाएंगे। हर चैप्टर के कीवर्ड्स अंडरलाइन करके दूंगी, बेहतरीन तरीका होगा। नोट्स आपको बाद में मैं प्रोवाइड कराई दूंगी। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स की तैयारी कर लेंगे। अच्छा, समरी आपको हर चैप्टर की पता होनी चाहिए, तो समरी तो वही होगी, अभी स्टोरी पता है तो आप समरी उसकी खुद से लिख भी सकते हैं इंग्लिश में। ये भी आपको किसमें करनी है, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वर्ड आपने मिस नहीं करना है। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच, भोली का कैरेक्टर स्केच, लेंचो का कैरेक्टर स्केच, वल्ली का कैरेक्टर स्केच आपके पास में होना चाहिए। ये आ सकता है, ये ऐसे नहीं आएगा तो वैसे आएगा, बट आपको मैं एक चीज बताती हूँ। आप ना कभी अगर मेरे क्वेश्चन आंसर की क्लास में आए हैं, मैं जब आपको थीम लिखाती हूँ ना, उस थीम से उसकी समरी भी बना के दे देती हूँ, उसी थीम से उसका टाइटल भी जस्टिफाई करके दे देती हूँ, उसी थीम से उसके कैरेक्टर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देती हूँ, उसी थीम से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी निकाल देती हूँ, उसी एक क्वेश्चन से। तो कंटेंट आप किस तरीके से लिख रहे हैं ये बहुत जरूरी है, उसको ही आपको मोल्ड करके हर आंसर में फिट कर देना है। तो अगर मैंने बोला समरी आनी चाहिए, कैरेक्टर स्केच आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डबल डबल मेहनत करनी है। मेन कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी ना आपकी स्टोरी। तो समरी और उस मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच एक ही बात हो गई। एक ही बात हो गई इन द सेंस एक ही बात हो गई इन द सेंस कंटेंट को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना आंसर बना सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया, आंसर जितने वेरी कर गए कि हमको दोनों में डबल मेहनत करनी पड़ी, नहीं। 50% ये 50% ये मिलाओगे, आपका 100% एक आंसर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली बात यह है कि कुछ कंटेंट और कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके हर जगह काम आएंगे, वो आपने प्रैक्टिस करना है। अब जैसे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, पोम का मीनिंग, पोम का एक्सप्लेनेशन, पोम का सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन में से ही सेंट्रल आइडिया बनता है। तो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया तो सेंट्रल आइडिया आपने क्या करना है, वहीं से थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन लाइनें निकाल के पूरा सेंट्रल आइडिया बना देना है उसका। सेंट्रल आइडिया इज पोम का जिस्ट क्या है ना। तो पोम में आपने सेंट्रल आइडिया और पोएटिक डिवाइसेस दो चीजें प्रैक्टिस करनी है। एक सेशन आएगा मेरा पूरा टोटल पोएटिक डिवाइसेस हर पोम की मैं उस सेशन में कराऊंगी, जब भी लगेगा देख लेना, मॉर्निंग में सेशन लगेगा, आपको पूरी तैयारी इसकी करा दूंगी। एक दिन पोएटिक डिवाइसेस होंगी, एक दिन सारी पोम की एक्सप्लेनेशन होगी और एक दिन सारी पोम के सेंट्रल आइडिया एक ही सेशन के अंदर होने वाले हैं। अब आप सोच लो कितने इंपॉर्टेंट सेशन होंगे आपके आगे चल के, और यही है बेटा जो आपने प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में हर चैप्टर की तैयारी करने के लिए। लिटरेचर हमने कर लिया है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बचता है वो बचता है बेटा ग्रामर। ग्रामर में आप लोगों का काम है मुझे अभी के भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मैडम मेरा ये वाला पोर्शन अभी वीक है। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आपका काम है मुझे ये बताना कि मैडम टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पीच और एरर डिटेक्शन में मेरा ये वाला पार्ट वीक है। कुछ बोल रहे होंगे प्रेपोजिशन भी नहीं लिखा मैम, या कुछ और जो आपको लगता है वो नहीं लिखा, बेटा सब कुछ इसमें एडेड है, डोंट वरी। ये जो एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइजेज है ना, ये इंटीग्रेटेड ग्रामर में आती हैं, और जब मैं ये वाली प्रैक्टिस कराती हूँ तो समझो मैं आपको सब करा देती हूँ। तो ऐसा कोई सोचेगा नहीं कि हमारा ये नहीं रह गया है, वो रह गया, सब इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन है, जो कि लास्ट सेक्शन जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कितने तरीके के लेटर आएंगे मैम, देखो यहाँ सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। लेटर में लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेन, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ ऑर्डर मेनली हम देते हैं। इंक्वायरी ऑर्डर के लेटर बहुत ईजी होते हैं। कंप्लेन करना या लेटर टू एडिटर बात एक ही होती है, आप चाहे एडिटर को कंप्लेन करो या डायरेक्ट पर्सन को कंप्लेन करो, बात कंप्लेन की ही है।
ओके, रिकमेंडेशन का लेटर हो सकता है या सजेशन का लेटर हो सकता है जिसमें आपसे सोल्यूशन मांगा जाए। ये बहुत आ रहा है तो हो सकता है वो वाला भी आए, पर वो एडिटर के लिए ही आएगा। क्या मैडम एडिटर का लेटर आएगा? 100% यस, वन लेटर ऑफ एडिटर 100% आएगा ही आएगा। दूसरा वाला कुछ और हो सकता है, तो आप ये इसके फॉर्मेट को तो अच्छे से पढ़ के जाना। स्टार्टिंग की लाइन, एंडिंग की लाइन एडिटर को कैसे बोलते हैं? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डैश 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 डैश, है ना। तो ये कुछ स्टार्टिंग की लाइन है ना। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू पोस्ट माई लेटर इनटू योर न्यूज़पेपर एएसएपी एंड टेक whatever immediate action। ये वो जो लास्ट की और स्टार्टिंग की लाइनें आप प्लीज पढ़ लेना। मेरा कोई भी लेटर राइटिंग का वीडियो देख लो, उसमें मैं स्टार्टिंग और लास्ट की लाइनें आपको देती हूँ। ओके, एंड में आपको दिख जाएगा, कोई भी लेटर राइटिंग का वीडियो देख लो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ की। एनालिटिकल पैराग्राफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो आजकल आ रहा है एनालिटिकल पैराग्राफ, दैट इज स्वॉट पैराग्राफ। स्वॉट में क्या रहता है? आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट नाम से 4 कॉलम दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन को पढ़ के एनालाइज करके आपको एक पर्सन की फेवर में अगेंस्ट में बात करनी होती है। इसको हम सॉर्ट बोलते हैं, या हम इसको एनालाइज करना भी बोल सकते हैं। एनालिटिकल है तो एनालाइज तो करना ही है। तो एक पर्सन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको चार्ट में दी जाएगी, टेबल में दी जाएगी, किसी भी चीज किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। फिर आपसे पूछा जाएगा, बताओ क्या ये स्टूडेंट हमारे स्कूल का हेड बॉय बनने लायक है या नहीं। आप बोलेंगे हाँ है अगर आपको लगता है, आप बोलेंगे नहीं है अगर आपको नहीं लगता है। आपको एक ट्रैवल की पूरी आइटनरी दे दी जाएगी, जिसमें क्या होता है कि भाई ट्रैवल में हम कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, खाने के लिए क्या है, रुकने के लिए क्या है। आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए क्या ये जो प्लान है स्टूडेंट्स के हिसाब से बजट फ्रेंडली है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप बोलेंगे फेवर में हाँ जाना चाहिए, अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एनालाइज करना, तो इसको आप स्वॉट भी बोल सकते हैं या एनालाइज करना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ से रिलेटेड। यहाँ हम लोग फैक्ट्स की बातें करते हैं। आपको डेटा दिया जाता है किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, 2 कंपनीज को आपस में कंपेयर किया जाता है कि पेप्सी का जो ग्रोथ था वो 2020 में इतना था, कोका कोला का कम हो गया, फिर 22-23 में जाते जाते कोका कोला का बढ़ गया, पेप्सी का कम हो गया। तो ये ग्राफ जो डेटा होगा ना आपका, 2003 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2004 में इतना प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से आपको डेटा दिया जाएगा। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ के बेस पे आपको दिया जाता है। उसमें आपने क्या है, फिर से उसको इंटरप्रेट करना है। तो 2 तरीके के लेटर आपके एनालिटिकल पैराग्राफ आपके पास रहेंगे। एक रहेगा एनालाइज करना और फेवर और अगेंस्ट बताना, एक रहेगा डेटा इंटरप्रेट करना। डेटा डेटा होगा यहाँ, बस सब कुछ डिजिट्स में लिखा होगा, आपको उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके देना है, और यहाँ पे वर्ड्स में ही दिया जाएगा, बट आपको उसको समझ के बताना है आप इस साइड है या इस साइड है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के मेनली लेटर एनालिटिकल पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या बचा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई सिलेबस नहीं है बच्चों। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आएंगी आपकी, डिस्कर्सिव पैराग्राफ आएगा, है ना, फैक्चुअल बेस्ड पैराग्राफ आएगा, उसको पढ़ना है और उसके आंसर करने हैं। ये सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता दूं, तो देखो कोई भी वेबसाइट, न्यूज़पेपर वाली वेबसाइट पे जाओ, कोई भी फेवरेट आर्टिकल अपना डाल दो। जैसे मुझे मान लो जानना है कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें हाइलाइट्स क्या क्या थी, कौन कौन सी टीम अच्छी परफॉर्म की, कौन कौन से क्रिकेटर अच्छे परफॉर्म किए, कौन जीता, कौन सेमीफाइनल में गया था, फाइनल्स में कौन जीता, है ना, और किसकी कांस्टेंट अच्छी रही। तो इसके ऊपर मुझे कुछ पढ़ना है, तो मैं जानना चाहती हूँ हाइलाइट्स ऑफ वर्ल्ड कप। अब क्या होगा, एक पैराग्राफ मेरे सामने आ जाएगा, किसी भी वेबसाइट का आ सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स का आ सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आ सकता है, किसी भी वेबसाइट का आ सकता है जो एक न्यूज वेबसाइट हो, है ना, इंडिया टुडे का आ सकता है। उसको मुझे पढ़ना है पूरा अच्छे से। ऐसे करके, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्टेड टॉपिक लगे, जो भी रेलेवेंट हो, जो भी करंट चल रहा हो, आपके एजुकेशनल सिनारियो में फिट बैठता हो, ऐसा कोई भी टॉपिक गूगल में डालिए और एजुकेशनल कोई भी वेबसाइट या न्यूज़ की कोई भी वेबसाइट आपको मिले, वहां जाइए, उसको पढ़िए। इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी। रीडिंग के बाद में उसमें से क्वेश्चन आंसर्स खुद से पूछिए, खुद से उसके क्वेश्चन बनाइए, 5 क्वेश्चन बनाइए और उन 5 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने का, रादर देन आप ढूंढो, अरे मुझे कोई मिल जाए, कहीं कोई वेबसाइट पे मिल जाए, अरे भैया कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या वो रेलेवेंट है भी, किसी ने 10 साल पहले कुछ डाला होगा, आप आज भी उसको पढ़ रहे हो। आज तो वो आएगा जो एक्चुअल में पेपर में दे रखा है, जो न्यूज में चल रहा है।
तो इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के किसी सेशन में जाओ मेरे, वहां देखो मैंने किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कोई और डाउट है जो आपको इंग्लिश में अभी तक समझ नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको बताऊंगी कि आपको और इसमें क्या करना चाहिए। रेस्ट मेरी तरफ से, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, है ना, ऐसी आपको तैयारी करनी है। सो आई होप सब लोग अभी तो इंग्लिश को सीरियसली ले लेंगे, बिकॉज भैया पेपर आ गए, अब तो आ गए, अब तो सीरियस हो जाओ। नहीं होगी तो फिर लास्ट पेपर वाले दिन मेरे पास आओगे, बोलेगे मैम मैंने ये नहीं पढ़ा, मैम वो मैंने वो नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं होता, तैयारी करना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एवरीवन। मैं मिलूंगी आपको लाइव सेशंस में 10 बजे मॉर्निंग में सेशन ले रही हूँ मोस्ट प्रॉब्ली आजकल, तो तभी मिलूंगी आपसे। चलो बाय, टेक केयर।